Hello everyone, welcome to Unlock Science. My name is Anas Khan and today we will take up the first lecture on topic electrostatics. So what do you mean by electrostatics? यहाँ पे दो words हैं, electro और statics. Electro क्या होता है? Electro is study of charges and statics जैसे आप guess कर सकते हैं which are at rest. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उन चार्जेस के बारे में जो रेस्ट पे होते हैं. अब बात आती है कि चार्ज क्या होते हैं, व्हाट आर चार्जेस. तो बहुतों के दिमाग में याद होगा कि चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. कुछ लोग सोचेंगे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है. तो अगर मैं आपकी जो आप सोच रहे होंगे, मैं अगर उसको मैं आगे ले चलूँ, मैं जैसे आपने एक टर्म सुना होगा सेल. बायोलॉजी में सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग बीइंग का एक फंडामेंटल यूनिट होता है. मींस अगर मैं उस लिविंग बीइंग को ब्रेक करना शुरू करूं तो आखिरी में एक सेल बचता है. सेम उसी तरह हमारे मटेरियल होते हैं. जैसे मान लिया आपके पेन है ये, अब ये पेन किसी चीज़ से मिलकर बना होगा. ये जब आप इस पेन को ब्रेक करना शुरू करेंगे तो आखिरी में एक एटम बचेगा. एटम में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे. मतलब अगर मैं किसी एटम को डिवाइड करूं तो आखिरी में वी आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी का जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है. एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है. एक प्रोटॉन क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज है. तो कोई भी एटम जो होता है दो चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जो तीसरा पार्टिकल होता है वो अनचार्ज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन. तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन एक तरह का न्यूट्रल पार्टिकल होता है. तो जो एक एटम होता है उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो अगर हम उसी स्टडी को आगे ले चलें अपने, नाउ वी विल डील विद कूलम्स लॉ. नाउ कूलम्स लॉ क्या होता है? ये हम सबने देखा है कि जब भी कोई दो चार्ज होते हैं, अगर सेम पोलैरिटी के होंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. पोलैरिटी क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्जेस. इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो कूलम्स ने अपनी एक स्टडी निकाली, एक लॉ निकाला जो किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में उसको कंक्लूड किया. तो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरे पास दो पॉइंट चार्ज हैं. तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है पॉइंट चार्ज, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे. तो मेरे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है प्लस Q1, एक है प्लस Q2, और इनके बीच का सेपरेशन है वो स्मॉल r है. तो अगर ये दोनों लाइक होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो कूलम्स ने ये बोला कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. कूलम ने बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा ये मैग्नीट्यूड है. इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ both the charges. Second conclusion, the magnitude of force of attraction or repulsion between the charges is inversely related to the square of separation between them. So if you combine both the results, you will get proportional to Q1 Q2 by R square. Now, on removing this proportionality, it becomes K Q1 Q2 by R square. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, दैट इज K
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देना चाहूँगा इसके अंदर, जब भी आप इसके क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिएगा तो सिंस यहाँ पे हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो जो आप चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे उसमें आप उसका प्लस माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, वी आर नॉट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फोर्स। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं निकाल रहे हैं। कूलम्स लॉ ओनली टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। अब देखिए वापस ये वर्ड पॉइंट फिर से आया, तो मैं आपको इस वर्ड पॉइंट के ले चलता हूँ, क्या इसका मतलब है। तो पॉइंट वर्ड है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज आप कहीं खड़े हुए हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लिया आप दुबई घूमने गए, वहाँ बुर्ज खलीफा है, आपने बुर्ज खलीफा देखा तो बहुत बड़ी, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 मीटर लॉन्ग। अब मान लिया आप एक फ्लाइट में जा रहे हैं, आप ऊपर से देखिए तो आपको वो चीज़ बहुत पॉइंट साइज दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपके और उस चीज़ के बीच का सेपरेशन बढ़ गया है, तो वही चीज़ आपके लिए पॉइंट साइज बन जाएगी। बट जब आप उस चीज़ के बहुत सामने खड़े थे तो आपको वही बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई दे रही थी। हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। ये दो चार्ज हैं, चार्जेस का खुद का एक डायमेंशन होगा, और बाय कन्वेंशन हम चार्जेस को स्फेरिकल मानते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, वहाँ पे आप अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे चार्जेस को स्फेरिकल मानेंगे। अब अगर स्फीयर है तो इनका खुद का रेडियस भी होगा। मान लीजिए इन दोनों का रेडियस 2 mm है और सेपरेशन 2 मीटर है, तो इस 2 मीटर के मुकाबले 2 mm का डायमेंशन बहुत छोटा है। तो इस सेंस में दीज टू चार्जेस आर नोन एज पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जहां पे चार्जेस के डायमेंशन इनके सेपरेशन के डायमेंशन के ऑर्डर में बहुत छोटे हैं, तो उस केस में ये चार्ज बन जाएंगे पॉइंट चार्जेस। कट करो तुम। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला फोर्स, तो आप क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कूलम्स लॉ के जरिए हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर लिया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, सेपरेशन r है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं और दोनों यहाँ पे अभी पॉजिटिव वैल्यू के हैं, तो इसकी टेंडेंसी इस चार्ज को रिपेल करनी होगी, सिमिलरली इसकी टेंडेंसी इसको रिपेल करने की होगी। तो उससे पहले मैं आपको एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस। इसका मतलब ये होगा कि जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो चार्जेस के उस लाइन के अलॉन्ग होगा जो उनके सेंटर से पास कर रही होगी। मतलब एक ऐसी लाइन जो इनके सेंटर से पास कर रही होगी। तो मैंने क्या बोला? इसकी टेंडेंसी है इसको रिपेल करने की, मतलब ये चार्ज इसको अपने से दूर भेजेगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको आप F21 नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? F21, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। सिंस दोनों पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज इसको अपने से दूर रिपेल करेगा। सिमिलरली Q2 है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको अपने से दूर भेजेगा। कहां भेजेगा? along a line which is passing through the center of them। तो अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। So this shows that कि force is a vector quantity and the direction of force is, for this particular case is like that, Q1 is tending to repel Q2 away from it. Similarly, Q2 tends to repel Q1 away from it. So direction of F21 points in the right direction and direction of F12 points in the left direction. तो आइए हम बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस हमको पता है वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए वी यूज यूनिट वेक्टर। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ F21 वी ड्रॉ
a unit vector known as r21 cap. ये इस फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट करेगा. उसी तरह वी हैव फोर्स 1 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और उसके डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, r12 कैप विच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 2. अब इसको हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर में जब आप लिखेंगे तो वेक्टर के लिए क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा. तो जैसे हम लिखते हैं F12 केवल लिखते हैं. सो F12 विल बी इक्वल टू, ये आपका वेक्टर है, वेक्टर का होगा मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, R12 कैप. अब ये मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, आपके कूलम्स लॉ से. तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, K Q1 Q2 by R square and R12 कैप. उसी तरह अगर मैं F21 वेक्टर लिखना चाहूं, सो F21 विल बी F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F21 वेक्टर का डायरेक्शन. तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 by R square और R21 कैप. तो ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. So this was our first lecture based on the topic of Coulomb's law. For detailed notes, you can visit our website www.analogscience.in, and don't forget to like, share, comment and subscribe. And also don't forget to press the bell icon. So thank you for watching. See you in the next lecture, which will be based on the principle of superposition. Thank you everyone.